बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोनेफ्रोसिस पे बात करेंगे आज। अच्छा, because we are going toward hydronephrosis, look at the structure of kidney and urinary tract because this problem is relevant with kidney and urinary tract. अच्छा, किडनी आप देखें तो आपको ऊपर से नजर आती जो अपर लेयर है उसकी, जिसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के बाद आपको नजर आ रही है जो लेयर, वो है रीनल मेडुला। उसके बाद रीनल पेपिलाई, उसके बाद रीनल कैलियक्स, उसके बाद रीनल पेल्विस। इसी तरह ठीक हो गया। अच्छा, अब समझेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस है क्या। सिंपली excess urination struck in renal pelvis and renal calyx is called hydronephrosis। ठीक है, क्या होता है कि रीनल पेल्विस के अंदर और रीनल कैलिक्स के अंदर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन इकट्ठी हो जाती है, पास आउट नहीं होती, तो स्वेलिंग हो जाती है किडनीज के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट में और यूरिन पास आउट नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब आगे आप स्ट्रक्चर देखें, वो वाला किडनीज वाला और यूरेटर वाला नजर आ रहा है आपको। अच्छा, द जंक्शन बिटवीन, ठीक है, यूरेटर, अच्छा ये पेल्विस एंड यूरेटर, ये आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं यूरेट्रो-पेल्विक जंक्शन। और नीचे देखिए आप, द जंक्शन बिटवीन यूरेटर एंड ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेट्रो-वेसिकल जंक्शन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस की। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस में भी ऑफ two types. It may be unilateral, mean if it affects one kidney, this is called unilateral hydronephrosis. But if it affects both kidneys, then it will be bilateral hydronephrosis। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, कॉजेज की अगर हम बात करें तो कॉजेज डिफरेंट हो सकती है और ये वेरी करती है एज फैक्टर के साथ। ठीक है जी, बच्चों में कोई और वजूहत हो सकती हैं, इसकी यंग्स में कोई और वजूहत हो सकती हैं, बूढ़े लोगों में और वजूहत हो सकती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स में और वजूहत हो सकती हैं। बच्चों में अगर हम बात करें तो इट मे बी ड्यू टू स्टेनोसिस ऑफ पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन और पेल्विक अपना यूरेट्रिक वेसिकल जंक्शन। ठीक है, स्टेनोसिस क्या होता है? स्टेनोसिस मीन नैरोइंग ऑफ एनीथिंग, मतलब कि अगर पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन नैरो हो गई है, उसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, किसमें? बच्चों में। और अगर यूरेट्रिक वेसिकल जंक्शन वो नैरो हो गई तो उसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, किसमें? बच्चों में। ये काजेस हो सकती है। तो जो सिम्टम्स होगी उसके मुताबिक जो भी मेडिसिन की बनेगी आप उसको देंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए यंग्स के अंदर। यंग्स के अंदर इट में भी ड्यू टू रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई समझते हैं? किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा और प्रेशर बिल्टअप हो रहा है किडनीज के ऊपर, हाइड्रोनेफ्रोसिस की अगर कंडीशन बन गई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रीनल कैल्कुलाई को बाहर निकालेंगे, यानी कि किडनी स्टोन को निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, लेकिन जनरली हम इस्तेमाल करते हैं बर्बरिस वगैरह। उसके अलावा सेरिडेमोस, सार्सेप्रेला, एपीजिया, हाइड्रेंजिया, वेसिकेरिया अगर यूरिया बढ़ जाता है, क्योंकि जब प्रेशर बिल्टअप होगा किडनीज के ऊपर तो फिल्ट्रेशन रेट में मसला खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, यूरिया बढ़ सकता है। हाँ, अगर गुर्दे का मसला बन रहा हो, यानी कि किडनी फेलियर की तरफ अगर जा रहा हो रेनल कैल्कुलाई की वजह से, तो फिर वेसिकेरिया भी इसकी मेडिसिन हो सकती है। इसी तरह जिंजीबेरेस भी इसकी मेडिसिन हो सकती है। अच्छा, जिंजीबेरेस को तो हम एक्जिमाती कदम के तौर पर भी दे देते होते हैं किडनी के पेशेंट जितने भी आते हैं, चाहे वो हाइड्रोनेफ्रोसिस से रेलिवेंट हो, चाहे वो किडनी स्टोन से रेलिवेंट हो, चाहे वो किडनी फेलियर से रेलिवेंट हो। अच्छा, अब जब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है बार बार किडनीज के ऊपर, तो सबसे देखने में ये आता है कि दो सिम्टम्स आपको इसकी जनरली मिलती हैं। वो ये है कि एक तो नोजिया, मतले, जी मतलाता है बंदे। उसके बाद जो मुंह का जायका है वो खराब हो जाता है पेशेंट का, कड़वे शिकार भी आने लगते हैं, बाज बात एसिडिटी भी महसूस होती है और नोजिया भी रह जाते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में आप मॉर्फिन दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, उसके अलावा कपम आर्स भी आप पेशेंट को यहाँ दे सकते हैं। अच्छा, ये सेकंड काज था किसमें? अडल्ट्स में किन किन वजूहत की वजह से ये हो सकता है। अच्छा, इसी तरह यूटीआई भी एक बहुत बड़ी वजह है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूटीआई वजह बन रही है हाइड्रोनेफ्रोसिस की, तो उसे हम कैसे डील करेंगे?
जाहिर बात है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो सिम्टम्स होंगे, जो मसला होगा, जिस रेमेडी की सिम्टम आ रही होंगी वो देंगे तो मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस से भी जान छूट जाएगी। अच्छा, यूटीआई के मतलब बात करते हैं इस पर, तो हमारी बहुत सारी रेमेडीज हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जिसमें कैंसरस है, उसके बाद एपिस है, मेडोलिनम खुद बहुत बड़ी रेमेडी है यूटीआई की, बल्कि हमारे तो प्रायोरिटी में मेडोलिनम होता है, मेडोलिनम होती है जब यूटीआई का भी मसला आता है ऐसा। अच्छा, अब अगर पस आ रही है यूरिन में पेशेंट को, और ऑब्स्ट्रक्शन तो वैसे ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा है, इसमें बाज को तो आता ही नहीं है, प्रेशर मीटर बहुत होता है। अगर पस आ रही है तो उसमें हम सिलिशिया और हेपरसल्फ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह है, लेकिन इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हेपरसल्फ को और सिलिशिया को, सिम्टम्स की बेस पर। अच्छा, उसमें आसान कुलिया ये है कि जिस पेशेंट के पाँव ठंडे रहते हैं, यूटीआई भी चल रहा, उसका हाइड्रोनेफ्रोसिस भी चल रहा, उसके पाँव ठंडे रहते हैं और पस भी आ रही है उसकी यूरिन में, तो उसको हम सिलिशिया लेंगे। हेपरसल्फ में क्या होता है कि हेपरसल्फ में हमने पहले भी पढ़ा है कि टच मी नॉट, ये एक पेक्यूलियर सिम्टम है किसकी, हेपरसल्फ की। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो कपड़ा भी टच हो उसको तो तकलीफ उसकी बढ़ जाती है, तो वो टच करना भी बर्दाश्त नहीं करता, तो ऐसे में हम मेडिसिन उसकी कौन सी मेडिसिन बनेगी, हेपरसल्फ बनेगी। यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह क्रोकस सटाइवा, ये बहुत बड़ी रेमेडी है यूटीआई की। क्रोकस सटाइवा की एक अजीब अजीब जो सिम्टम है वो ये है कि इसकी जो पस होती है ना वो जरा सी नील होती है, हालांकि हम अमूमन देखते हैं पस पीले रंग की हो गई या हरे रंग की हो गई, लेकिन इसकी जो पस होगी वो नील होगी थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रेफिनस्टाइला, अगर पेशेंट को प्रोडेक्टिंसिया के साथ निकली हुई है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला भी चल रहा है, यूटीआई भी है उसको, ठीक है, यूटीआई हो गया तो हाइड्रोनेफ्रोसिस तो चला ही जाता है, और इसी के साथ उसको गैस का मसला है, ऐसा गैस जो खारिज करने के बाद भी जिसका प्रेशर कम ना, मतलब कि मरीज जैसा कार्बोवेट में तो है ना कि गैस एक मरतबा खारिज हो जाता है उसको सुकून हो जाता है, लेकिन रेफिनस्टाइवा के केस में क्या होता है कि जितना मर्जी गैस खारिज हो जाए मरीज को किसी भी सूरत सुकून नहीं आता। तो अगर ऐसी कंडीशन साथ हो, यूटीआई हो, उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन पैदा हो गई हो, तब ऐसे में मेडिसिन कौन सी बनेगी, रेफिनस्टाइवा बनेगी। तो ये एक काज था यूटीआई भी, ठीक है। और पीपल में क्या होता है, और पीपल में हाइड्रोनेफ्रोसिस की क्या वजूहत हो सकती है? सबसे बड़ी वजह इनमें हो सकती है प्रोस्टेटिक एट्रोफी। बुजुर्गों में, बूढ़ों में अक्सर के प्रोस्टेट ग्लैंड 40 के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, और जिस तरह नॉर्मल आदमी या नॉर्मल इंसान पेशाब कर रहा होता है उस तरह वो नहीं कर सकते, तो ये भी उसकी वजह हो सकती है। अब चूंकि हमें पता है कि प्रोस्टेटिक एट्रोफी है पेशेंट को, उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस को फेस करना है, तो उसमें क्या करेंगे, जाहिर बात है वो रेमेडीज हम लेंगे जो प्रोस्टेट के ग्रुप में आती है, जो प्रोस्टेट को डील कर सकती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह चीनोफिलाम इस्तेमाल करवाते हैं, क्लेमेटस इस्तेमाल करवाते हैं, एग्नेस है, फेबल है, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सिंपल पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो जब उसके प्रोस्टेटिक एट्रोफी का मसला खत्म हो जाएगा तब उसका हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला खुद ठीक हो जाएगा। तो ये वजह हो सकती है कि मैं बुजुर्ग, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आ जाते हैं प्रेग्नेंट वीमेंस की तरफ। हमला खवातीन में ये मसला अगर हो, और अक्सर औकात हो जाता है ये मसला। क्यों ये मसला हो जाता है? क्योंकि जब प्लेसेंटा बढ़ता है पेट के अंदर, अब उसने एक एम्ब्रियो कैरी किया हुआ है अपने पेट के अंदर, तो उसका प्रेशर बिल्टअप होता है, ना सिर्फ यूरेटर के ऊपर बल्कि जितने भी ऑर्गन्स अंदर होते हैं उनके ऊपर एक खास किस्म का प्रेशर बन जाता है। अब यूरेटर के ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जब उसका प्रेशर बिल्टअप हो गया तो ये मसाइल हामला खवातीन को फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में सबसे जो टॉप रेमेडी है इस काम के लिए वो हमें पता है सीपीआर। सीपीआर जो है उसको उसके ऊपर वजन नहीं पड़ने देती यूरेटर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। सीपीआर देते रहें तो खवातीन को ये मसाइल नहीं होते, इससे बचे रह जाते। इसलिए जब ये हमल का टाइम पीरियड शुरू होता है हम शुरू करवा देते हैं सीपीआर का, फाइनल आखिर तक चलती रहती है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस है तुम देख लें। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट्स। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ जाए तो तब भी ये मसाइल इसको देखने को मिलते हैं।
यहाँ तक समझ आ गई? ये तो ये काजेज के बच्चों में क्यों हो सकता है, बूढ़ों में क्यों हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्यों हो सकता है, यंग्स में क्यों हो सकता है। अब कंडीशन को उठाएंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो हो गया, ठीक है। अब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ना तो यूरिन पास आउट हो रहा है, ना ही हम उधर रख सकते हैं। कैपेसिटी जितनी है यूरिनरी ब्लैडर की, उसे उतना ही स्टोर करना है ना, उसने किसी ना किसी तरह तो उसको ड्रेन करना है ना, बाहर तो निकालना है। अब होता क्या है कि जो प्रेशर बना होगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, वो रिफ्लेक्स बैक करेगा किडनीज की तरफ। किडनीज की तरफ रिफ्लेक्स बैक जब करेगा तो नेफ्रॉन के मुंह पर जाकर जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वुमन कैप्सूल की जो शेप है वो खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या कैंडी शेप हो जाएगी वुमन कैप्सूल। जब वुमन कैप्सूल डी शेप हो गए तो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिस्टर्ब हो जाएगा। जब जीएफआर आपका डिस्टर्ब हो गया, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिस्टर्ब हो गया, तो ट्यूबुलर मोबिलिटी जो होती है नेफ्रॉन के अंदर, ट्यूबल्स की जो मूव करने की, जो फैलने की जो सलाहियत होती है वो डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जितने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही तरह से फिल्टर नहीं हो पाते, वो या तो वेस्ट में चले जाते हैं या उनका रेट बढ़ने लग जाता है। जिस तरह मतलब कि स्वेलिंग हो गई नेफ्रॉन के मुंह के ऊपर दोनों कैप्सूल की, तो क्या होगा कि यूरिया खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पास आउट ही नहीं हो रहा है, एक्सक्रीटिव सिस्टम तो चल नहीं रहा ना, एक्सक्रीशन को हो ही नहीं रही, तो क्या होगा, यूरिया बढ़ने लग जाएगा। यूरिया बढ़ेगा तो उसके साथ 2-4 कंपोनेंट्स और भी बढ़ जाएंगे। अब ऐसे में क्या करना है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से ये मामला हुआ, उसके बाद पेशेंट आपके पास आ गया, तो हम किस तरह डील करेंगे। इसमें जरूरी होता है कि आप उसका इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाना। हमने ये देखा है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आप उसका इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाते हैं तो पोटाशियम जो है मरीज का आपको 70% केसेस में बढ़ा हुआ मिलता है, या तो बढ़ा होगा या कम जो शब्द नजर देखने को मिलता है, ज्यादातर का बढ़ा हुआ होता है। अब जब इस वजह से किसी पेशेंट का पोटाशियम बढ़ चुका है, उसकी सबसे बेहतरीन जो रेमेडी है, जो बेस्ट रेमेडी है, वो काली नींद है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में अगर पोटेशियम उसका बढ़ गया, अगर ओवरऑल सभी न्यूट्रिएंट्स डिस्टर्ब है, बड़े हुए हैं या बिल्कुल कम हो गए, तो तब हम देंगे नेट्रिन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाएंगे इसके जनरल सिम्टम्स पे। ये तो हमने होम्योपैथी के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर लिया। जनरल सिम्टम्स जो है इसकी, वो है पेन इन द बैक, कमर में आपको दर्द महसूस होगा घुटनों के मुकाबले, इसके साथ नोजिया है, फीवर है, ठीक है, स्वेलिंग भी हो सकती है पाँव के ऊपर, फेस के ऊपर, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ड्रॉप ड्रिपिंग हो सकती है, मतलब कतरा कतरा करके यूरिन आए या बिल्कुल ही ना आए, ये बदलाव भी हो सकते हैं। ये सिम्टम हो सकते हैं सिम्टम। अच्छा, ट्रीटमेंट में जो है इसका ट्रीटमेंट हर व्यक्ति का अपना तरीकाकार है, किसी कोई कैसे डील करता है, कैसे डील करता है, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग टू सिम्पल ही डील करेंगे। जरूरी टेस्ट जो है इसके लिए वो एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, वो करवाने से पता लग जाता है कि इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं है। ज्यादातर तो यहाँ अल्ट्रासाउंड भी करवाए जाते हैं। अगर सीबीसी अगर ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक आपने चलना है तो फिर आप सीबीसी करवा सकते हैं, उसके लिए एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, उसमें पता लग जाता है कि यूरिक एसिड कहाँ पहुंचा, यूरिया कहाँ पहुंचा है, कैटेनाइन कहाँ पहुंचा। तो ये नेसेसरी टेस्ट है जो आप हाइड्रोनेफ्रोसिस को डील करने के लिए करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की समझ आ गई।